प्राथमिक आंकड़ों को संग्रहण करने की विधियाँ। प्राथमिक आंकड़ों को संग्रहण करने की अनेक विधियाँ हैं, जिसमें पहली विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। दूसरा है अप्रत्यक्ष मौखिक जांच द्वारा। तीसरी रीति है स्थानीय व्यक्तियों या नियुक्त संवाददाता द्वारा। चौथी रीति है सूचकों द्वारा अनुसूचियाँ भरकर सूचना प्राप्ति। पांचवी रीति है प्रगणकों द्वारा सूचना प्राप्ति। अब इन रीतियों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्राथमिक समंकों को संग्रहण करने की विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। यह वह विधि है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष तथा सीधा संपर्क स्थापित करता है और आंकड़े एकत्र करता है। अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति की उपयुक्तता। ये रीति उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है जहाँ क्षेत्र छोटा है, जहाँ आंकड़ों की मौलिकता अधिक जरूरी हो, जहाँ आंकड़ों की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण हो, जहाँ आंकड़ों को गोपनीय रखना हो, जहाँ अनुसंधान में गहन अध्ययन की आवश्यकता हो, जहाँ सूचना देने वालों से संपर्क करना आवश्यक हो। उन परिस्थितियों में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि द्वारा ही आंकड़े प्राप्त किए जाने चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं इस विधि के गुण। इस रीति द्वारा प्राप्त आंकड़ों में परिशुद्धता अधिक पाई जाती है। दूसरा गुण है एक ही व्यक्ति द्वारा आंकड़े लिए जाने के कारण आंकड़ों में एक रूपता पाई जाती है। इस विधि द्वारा एकत्रित आंकड़ों में मौलिकता पाई जाती है। फिर ये आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये विधि लोचदार होती है। जरूरत के अनुसार अनुसंधानकर्ता प्रश्नों को घटा या बढ़ा सकता है। अब हम इस विधि के दोषों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला इस विधि का जो दोष है या अवगुण है वो ये है कि ये विधि केवल बड़े क्षेत्र के लिए ये विधि बड़े क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है। इसे केवल छोटे क्षेत्र के लिए ही उपयुक्त माना जा सकता है। दूसरा जो अवगुण है वो ये है कि इसमें व्यक्तिगत पक्षपात होने का डर बना होता है। तीसरा, विस्तृत क्षेत्र होने पर इस विधि से अच्छे परिणाम नहीं आते हैं। चौथा, श्रम शक्ति और अधिक धन का प्रयोग होता है और इसमें समय भी अधिक लगता है। इसके बाद हम देखते हैं प्राथमिक आंकड़ों के संकलन करने की अप्रत्यक्ष मौखिक जांच विधि। यह वह विधि है जिसमें किसी समस्या से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से अप्रत्यक्ष रूप से कुछ तैयार प्रश्नों के द्वारा पूछताछ कर आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। बड़े एवं विस्तृत क्षेत्र के लिए ये विधि उपयुक्त है। इसके अलावा ये विधि वहाँ पर भी उपयुक्त मानी जाती है जहाँ पर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष संपर्क संभव न हो, जहाँ सूचना देने वालों में अज्ञानता की संभावना
हो, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्न पूछकर आंकड़े संग्रह करना संभव नहीं हो। ऐसी परिस्थिति में अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद हमारी जो प्राथमिक आंकड़ों को संग्रहण करने की विधि है वो है स्थानीय व्यक्तियों या नियुक्त संवाददाता द्वारा सूचना प्राप्ति। इस रीति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति या विशेष संवाददाता नियुक्त कर दिए जाते हैं, जो समय समय पर अधिकतर अपने अनुभव के आधार पर सूचना भेजते रहते हैं। संवाददाताओं के व्यक्तिगत अनुमानों में प्राय अनेक अशुद्धियाँ रहती है, परंतु सामूहिक रूप से सभी संवाददाता द्वारा भेजे गए आंकड़ों में दोनों दिशाओं की क्षतिपूरक त्रुटियों के कारण कुल अशुद्धि की मात्रा कम हो जाती है। इस रीति का प्रयोग अधिकतर समाचार पत्रिका द्वारा किया जाता है। सरकार भी विभिन्न मंडियों से वस्तुओं के बाजार भाव ज्ञात करने तथा फसल आदि का अनुमान प्राप्त करने के लिए इस रीति को अपनाती है। ये रीति ऐसे अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है जहाँ शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती, केवल अनुमान और प्रवृत्तियाँ ही ज्ञात करनी होती। इस विधि के जो प्रमुख गुण हैं वे हैं मितव्ययिता, दूसरा विस्तृत क्षेत्र। अब इसके जो दोष है वो ये है कि इसमें शुद्धता व मौलिकता की कमी होती है और इसमें एक रूपता का भी अभाव होता है। तीसरा, इसमें पक्षपात की संभावना भी रहती है। फिर हम इसके बाद में देखते हैं चौथी जो प्राथमिक आंकड़ों को संग्रहण करने की विधि है, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति। इस विधि में अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली तैयार करता है और उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करता है। ये दो प्रकार से किया जाता है। पहला है डाक विधि द्वारा, दूसरा गणक या अनुसूची विधि द्वारा। पहले हम देखते हैं डाक विधि द्वारा। इस विधि में तैयार प्रश्नावली को सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास भेज दी जाती है। जब ये सूचना अनुसंधानकर्ता के पास पहुंचती है तो उसकी इन सूचनाओं को गुप्त रखा जाता है। ये विधि या डाक विधि वहाँ पर उपयुक्त मानी जाती है जब अनुसंधान का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो और जहाँ सूचना देने वाला व्यक्ति शिक्षित हो। इस विधि के प्रमुख गुण हैं कि ये मितव्ययी विधि होती है, यानी इसमें समय, श्रम और धन की बचत होती है। इस विधि के द्वारा प्राप्त आंकड़े मौलिक एवं विश्वसनीय होते हैं। फिर तीसरा है, इस विधि द्वारा बड़े क्षेत्र से भी आंकड़े संग्रह किए जा सकते हैं। इस विधि के जो प्रमुख दोष है वो है इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाओं में सूचना भरते समय बहुत सी त्रुटियां रह जाती है। इस विधि में सूचनादाताओं की उदासीनता के कारण कई व्यक्ति फॉर्म भरकर वापस नहीं भेज पाते हैं। तीसरा, इसमें लोचशीलता का अभाव होता है। चौथा, इसमें पक्षपात होने की संभावना भी बनी रहती है। फिर दूसरी विधि है गणक या अनुसूची विधि। अनुसंधान के उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखकर पहले प्रश्नावली तैयार की जाती है, फिर गणक उसे लेकर सूचना देने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं। वे सूचकों से प्रश्न पूछकर स्वयं भरते हैं। ये विधि वहाँ पर उपयुक्त मानी जाती है
जहाँ गणक शुष्कों की भाषा रीति रिवाज से परिचित हो और निपुण हो, जहाँ क्षेत्र विस्तृत हो। अब इस विधि के गुणों को देखते हैं। इस विधि द्वारा निरक्षर व्यक्तियों से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। इस विधि के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं में शुद्धता पाई जाती है। तीसरा है, इस विधि में व्यक्तिगत पक्षपात का डर कम होता है, क्योंकि कुछ गणक पक्ष में और कुछ विपक्ष में होते हैं। इस विधि में सूचनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि गणक स्वयं सूचनाएं इकट्ठा करता है। अब हम इस विधि के दोषों को देखते हैं। इस विधि का सबसे बड़ा जो दोष है वो ये है कि ये काफ़ी खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें प्रशिक्षित गणक प्रयोग में लाए जाते हैं। ये अधिक समय लेती है। तीसरा, उचित संख्या में गणक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिससे अनुसंधान पूर्ण नहीं हो सकता। पक्षपातपूर्ण गणकों की सूचनाओं से शुद्धता नहीं रहती है। एक अच्छी प्रश्नावली के गुण। एक अच्छी प्रश्नावली में जो प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध, सरल एवं स्पष्ट होते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या कम होती है। तीसरा, प्रश्न अनुसंधान से संबंधित होते हैं। चौथी, जो अच्छी प्रश्नावली का जो गुण होता है वो है, प्रश्नावली में शुष्कों को गणना करना पड़े ऐसे प्रश्न नहीं होते। प्रश्न उचित क्रम में ही होते हैं। प्रश्नावली में ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो पूछे गए प्रश्नों की सत्यता की जांच करते हैं।